हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अनप्रेप। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जल्द ही हम आपके सामने वो सारे वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे। और क्योंकि नोट सेट का ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करें, उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दें जो आज तक प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं। और क्योंकि मैंने खुद ने नोट सेट का एग्जाम दिया है, उसमें अच्छी रैंक भी हासिल करी है, तो मुझे ये है ना कि प्रिपरेशन के दौरान मैंने सारे जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स है उनको एनालिसिस किया था। और उनको एनालिसिस करके मैंने ये चीज़ देखी थी कि एम्स क्या करता है अपने एग्जाम्स में हर बार टॉपिक्स को रिपीट करता है। ये मान सकते हो अप टू 50 टू 60% टॉपिक्स को वो रिवाइज करता है, रिपीट करता है अपने हर एक एग्जाम में। और ये मान सकते हो कि 15 से 20% जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर बार रिपीट होते हैं। यस, 15 से 20% क्वेश्चंस होते हैं वो हर बार रिपीट होते हैं। और आपके लिए ये एज ए एस्पिरेंट ये जरूरी हो जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को आप एनालिसिस करके आपको ये पता लगाना है कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। और ये चीजें आपके लिए आसान हो जाए, आप सोच लो कि नहीं हमें तो नहीं आ रहा सर, तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियोस लेके आया हूँ और इनमें मैं बात करूंगा कि कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इसमें हम बात करेंगे कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हाईलाइट है और लास्ट मिनट के लिए आपको उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। ठीक है, तो सबसे जो फंडामेंटल में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो होता है बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट में हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए आप ये ध्यान रखना कि एटलीस्ट जो कलर कोड है ना वो आपको पता होना चाहिए। सारे कलर कोड कौन-कौन से बिन में कौन-कौन से कलर कोड होते हैं और उन कलर कोड के हिसाब से उन बिन्स में जो वेस्ट बिन्स होते हैं उनमें किस टाइप का वेस्ट जो होता है ना वो हम डिस्कार्ड करते हैं। यानी कि होता है ना कि रेड, येलो, ब्लू, जो जितने भी सारे शार्प कंटेनर होता है तो उसमें किस टाइप का वेस्ट हम डिस्कार्ड करते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इनमें ध्यान रखना कि किस टाइप से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट पार्ट भी इसका आप जरूर पढ़ के जाएंगे, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, आपकी एज ए नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। जो सारे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो कलर कोड और वेस्ट को लेके पूछे गए मोस्टली, तो आप इनको रिवाइज करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ जाता है वो होता है हैंड हाइजीन को लेके। हैंड हाइजीन में आपको हैंड रब, जो मेडिकल हैंड हाइजीन होती है, हैंड हाइजीन में हैंड रब और जो हैंड वॉश होता है वो दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेडिकल और सर्जिकल हैंड वॉश एंड हैंड रब है उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, उनके टाइम स्टैम्प के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं हैंड हाइजीन के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो थर्ड आपका टॉपिक होता है वो होता है आईवी कैन्युला। आईवी कैन्युला में आपको क्या करना, आईवी कैन्युला में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज से, मतलब ये मान सकते हो कि जो भी एग्जाम होता है आईवी कैन्युला उनका फेवरेट टॉपिक होता है और एम्स का तो फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, कुछ भी आपको इमेज देके, कोई भी कैन्युला की इमेज दे दी, उसको आपको पूछ लिया कि इसका यूज जो मेनली पूछते हैं कि इसकी साइज क्या है। ठीक है, साइज और कलर को लेके मोस्टली इसमें पूछे जाते हैं कि साइज और कलर कोड के हिसाब से क्या क्या साइज है, 18 गेज का कौन सा है, 16 गेज का कौन सा, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा बहुत आप इसमें, क्योंकि इतने फ्लोरेट को लेके आज तक कोई ज्यादा क्वेश्चन बने नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लोरेट को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है डोज कैलकुलेशन को लेके। ठीक है, डोज कैलकुलेशन में क्या होता है, जित आप एक काम करना, ठीक है, एक लिस्ट उठाना, एक पेज उठाना बेसिकली। ठीक है, उस पेज में क्या करना, जितने भी आपके फंडामेंटल में डोज कैलकुलेशन को लेके आपके सामने फॉर्मूलाज होते हैं ना वो एक पेज में लिख लेना। और एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट उनको 5-7 बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, जैसे कि डोज कैलकुलेशन में क्या आता है, फ्लोरेट, फ्लोरेट भी डोज कैलकुलेशन में ही आती है। ठीक है, फ्लोरेट जैसे भी आपको मान लो वो होता है ना, ड्रॉप फैक्टर दे दिया और आपको दे दिया इतना फ्लूइड इतने टाइम में चढ़ाना है, तो उसका फ्लो रेट क्या होगा। और दूसरा ये पूछ सकते हैं कि आपके पास मान लो ये मेडिसिन है इतनी डाइल्यूशन में अवेलेबल है, या ये मेडिसिन है इतनी आपके पास डोज अवेलेबल है, लेकिन पेशेंट को डॉक्टर ने जो डोज प्रिस्क्राइब कर रखी है उसके हिसाब से आपको कितनी अमाउंट इसकी देनी पड़ेगी, इस टाइप के। या फिर जो नोमोग्राम होता है, नोमोग्राम मेथड भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वो मतलब वो फॉर्मूलाज भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी होता है ना और भी सारे फॉर्मूलाज हैं, जो जैसे चाइल्ड में जो होते हैं ना, पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन वाले फॉर्मूलाज होते हैं, उन सबको आप पढ़ के जाएंगे अच्छे से, क्योंकि डोज कैलकुलेशन से हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए। और मैं तो ये कहूंगा कि ये जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, ये स्टार मार्क टॉपिक है आपकी चारों। ठीक है, इनमें आज तक बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन आए ही आए, 99%, ये मान के चलो 101% तक क्वेश्चन आए, तो इनको आप पढ़ के ही जाना एटलीस्ट। ठीक है, पांचवा जो टॉपिक आता है वो होता है हेल्थ केयर एसोसिएट से रिलेटेड। ठीक है, हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन। ठीक है, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं ना उनसे रिलेटेड, जैसे वेप हो गई, क्लैप्सी हो गई, ये यूटीआई हो गई, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाना है। इनमें क्या पढ़ना है, आपको पहले तो पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल में एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है ना, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होते हैं, वो होते कौन कौन से। ठीक है, जो वेप होता है, यूटीआई होता है, क्लैप्सी होता है, ये सारे आपको पता होना चाहिए।
और उनके कॉजेज़ क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं, इनको ट्रीट कैसे करते हैं। और रिसेंट में हमने देखे हैं कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनमें इनके केयर बंडल के बारे में पूछा जा रहा है। एक चेकलिस्ट होती है ना केयर बंडल की, हर एक के लिए, वेब के लिए अलग होती है, क्लैप्सी के लिए अलग होती है ना? यूटीआई के लिए अलग होती है। ये तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है? और नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है यूरिनरी कैथेटराइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है? हर बार ये मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आए ही आए हैं, ठीक है? क्या पढ़ना है यूरिनरी कैथेटराइजेशन में? आपको पता होना चाहिए कि जो कैथेटर होते हैं वो किस-किस टाइप के होते हैं, फोलिस कैथेटर या और भी जो कैथेटर होते हैं उनके टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, उनकी साइज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? फ्रेंच क्या एक क्वेश्चन भी आता है कि फ्रेंच क्या इंडिकेट करता है? जो उनका आउटर डायमीटर होता है ना कैथेटर का उनको इंडिकेट करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इनसे, ठीक है? प्लस जो कैथेटर केयर होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि कैथेटर केयर एज ए नर्स आपको कैसे करनी है, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड एरिया में कैसे आपको क्लीन करना होता है एरियाज़ को, ठीक है? और किसमें स्टेराइल टेक्निक यूज़ करेंगे, किसमें क्लीन टेक्निक यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यूरिनरी कैथेटराइज़ेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में आता है नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है? नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब में आपको क्या पता होना चाहिए कि जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, राइल्स ट्यूब होती है या अदर जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब्स होती है, वो कौन-कौन से टाइप्स की होती है, कौन-कौन सी साइज़ेज़ की होती है, इनका प्लेसमेंट कैसे चेक किया जाता है। जैसे एक्स-रे इनका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, उसपे एक वो होते हैं रेडियो पे एक लाइन होती है, जिससे हम पता कर सकते हैं एक्स-रे में कि कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है इसका, कि कैसे हम इसको कन्फर्म करते हैं। उसके बाद में और भी सारी मेथड होती है इसको कन्फर्म करने के लिए, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लस ये जब नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम पे पोजीशन क्या होनी चाहिए? पोजीशन तो आपको फंडामेंटल में हर एक प्रोसीजर के पता है, हर प्रोसीजर के लिए पता होनी चाहिए। चाहे वो यूरिनरी कैथेटराइजेशन हो, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब हो, चाहे लिवर बायोप्सी ले रहे हो, ठीक है? तो हर एक चीज़ के लिए आपको पोजीशन तो पढ़ना ही पढ़ना है। पोजीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए, ठीक है? हर एक चीज़ के लिए पोजीशन आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इससे क्वेश्चंस बने हैं आज तक बहुत सारे, ठीक है? ये ब्लैक मोर ट्यूब होती है, ये सारी ट्यूब्स आपको पढ़नी है, जितनी भी जीआई ट्यूब्स होती है, वो सारी हमें पढ़ के जाना है, ठीक है? उसके अलावा पेरिनियल केयर आ जाती है, पेरिनियल केयर में बेसिकली कैसे हमें उनको स्टेराइल तरीके से, क्लीन तरीके से पेरिनियल एरिया को क्लीन करना होता है, हाइजीन मेंटेन करनी होती है, वो सारी चीज़ें भी पूछी गई है। उसके अलावा बेड सोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इमेज भी दे सकते हैं इसमें, इमेज देके पूछा गया है क्वेश्चन इस पे कि ये किस ग्रेड का बेड सोर है, ठीक है? और बेड सोर की केयर कैसे की जाती है? मेनली तो आपको ध्यान रखना है कि बेड सोर के जो टाइप्स है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? टाइप्स आपको विद इमेज याद होने चाहिए और दूसरा ये है कि हर एक बेड सोर जो होता है ना, किसी भी पर्सन को या किसी भी पेशेंट को बेड सोर होता है, तो उस बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या-क्या मेजर लेते हैं, क्या-क्या हमारे एक्शंस होने चाहिए और जब बेड सोर हो गया तब एज़ अ नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तब आपको क्या एक्शंस लेने हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बेड सोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? सक्शनिंग अगेन मैं तो लाए हूँ वो सारे टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, तो मैं तो हर एक के ऊपर स्टार मार्क लगाऊँगा क्योंकि ये सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं आज तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, ठीक है? प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर्स हुए हैं, जो वो चाहे नोटसेट हो, चाहे आरआरबी हो, चाहे ईएसआईसी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक से तो क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, ठीक है? तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है वो होता है एंडोट्रेकियल ट्यूब्स। एंडोट्रेकियल ट्यूब्स में आपको ये पता होनी चाहिए कि जो इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को, वो कैसे करते हैं? इंट्यूबेशन में कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन-कौन से आर्टिकल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। प्लस इंट्यूबेशन के दौरान पोज़ीशन क्या होती है पेशेंट की, किसी भी पेशेंट की है ना पोज़ीशन क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन-कौन सी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं इंट्यूबेशन के टाइम पे, ठीक है? और जब इंट्यूबेट करते हैं कफ का प्रेशर का कैसे उसको मेज़र किया जाता है, कफ का प्रेशर ही क्या होता है, ठीक है? डबल ह्यूमन ट्रिपल ह्यूमन, कफ्ड, अनकफ्ड ये सारे टाइप्स आपको पता होना चाहिए। ये कह सकते हो कि एक तरीके से जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है उसकी तो एनाटॉमी आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है? एंडोट्रेकियल ट्यूब्स के बारे में तो पढ़ लेना, सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है? ऑक्सीजन थेरेपी अगेन 5 स्टार टॉपिक है, मैं ये कहूँगा, ठीक है? 5 स्टार टॉपिक है नॉर्थ साइड के लिए। ऑक्सीजन थेरेपी से लेके कोई ना कोई क्वेश्चन आज तक पूछा ही पूछा गया है, ठीक है? ऑक्सीजन थेरेपी के लिए कौन-कौन सी मेथड्स यूज़ की जाती है, कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है? हाई फ्लो, लो फ्लो ऑक्सीजन मेथड्स होती है ना, उनमें कौन-कौन से जो ये कह सकते हो कि एक तरीके से होता है ना कि फेस मास्क यूज़ कर लिया, नेज़ल प्रोंग्स यूज़ कर लिया, वो हाई फ्लो नेज़ल कैन्युला यूज़ कर लिया, ठीक है? इंट्यूबेट कब करते हैं पेशेंट को, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फ्लो रेट पूछ ली, कलर कोड के अकॉर्डिंग फ्लो रेट पूछ ली, वेंचुरी मास्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेंचुरी मास्क रिलेटेड एक वो रेड कलर का वेंचुरी मास्क दे दिया, उससे पूछ लिया कि इससे कितना एफआईओ2 इसमें होगा, कितना एफआईओ2 ये प्रोवाइड करेगा पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सीपीआर अगेन 5 स्टार टॉपिक होता है नॉर्सेट के लिए। कि सीपीआर में पूछ लिया जाता है कि चेस्ट कंप्रेशन और जो वेंटिलेशन उसका रेशियो क्या होता है और उसमें कौन-कौन सी मेडिकेशन यूज़ की जाती है, उनका डाइल्यूशन क्या होता है, उनकी डोज़ क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होता है ना? और सीपीआर में गाइडलाइन भी पूछ ले ली जाती है कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो पेशेंट होता है, आपको जैसे रोड पे मिल गया एक पेशेंट अनकॉन्शियस तो आप क्या करोगे? तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको प्रायोरिटी पूछ ली जाती है सीएबी की,
कंपोनेंट होता है वो किस सीक्वेंस में आपको फॉलो करने हैं। पहले कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन आता है, फिर एयरवे पेटेंट करना होता है, फिर ब्रीदिंग दी जाती है उसको, ठीक है, वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीजें सीपीआर में पढ़नी ही पढ़नी है। सीपीआर में तो ये है कि आपको सीपीआर का हर एक पॉइंट आपकी टिप्स पे होना चाहिए। सीपीआर इतना इंपॉर्टेंट होता है अपने नोट सेट के लिए, ठीक है। बाद में चॉकिंग, चॉकिंग से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे कि एक आपके सामने आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहाँ पे कोई भी पर्सन खाना खा रहा था, वो चौक हो गया, तो आप आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगी, वहाँ पे आप क्या स्टेप लोगे। तो प्रायोरिटी बेसिस पे चौकिंग के क्वेश्चंस पूछे गए तो आपको याद होना चाहिए इसके बारे में सारी चीजें। अगेन वुंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वुंड वुंड में क्या पूछते हैं कि वुंड सर्जिकल वो होता है ना, सर्जिकल साइट इंसिजन के थ्रू जो इंसाइज करते हैं, तो सर्जिकल वुंड्स होते हैं, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत सारे वुंड्स होते हैं, तो उनकी हीलिंग प्रोसेस पूछ ली जाती है, वुंड्स की केयर पूछ ली जाती है, वुंड्स पे ड्रेसिंग कैसे करते हैं। और ड्रेसिंग से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, ये ध्यान रखना, ठीक है। कि जो ड्रेसिंग करते हैं ना बैंडेज को लेके, जो बैंडेज बांधते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड तो क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं, ठीक है। कि बैंडेज जो होता है, मान लो आपको एल्बो से लेके जो रिस्ट है वहां तक वो बांधना होता है, बैंडेज बांधना होता है, तो उसको हम कैसे बांधेंगे, उनके टाइप्स क्या होता है, फिगर ऑफ 8 क्या होता है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बैंडेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ड्रेसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है। निडल स्टिक इंजरी, एज ए हेल्थ केयर स्टाफ, नीडल के स्टिक इंजरी आपको तो मस्ट है, पता ही होनी चाहिए। और एम्स में तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो प्रैक्टिकल यूज होते हैं। एम्स सारे अपने जो टॉपिक्स रखता है वो वही रखता है जो आप, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप वहां पे उन सारी चीजों को यूज करेंगे, उनको फॉलो करेंगे। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनको आप जो फॉलो करते हैं, वही सारी चीजें एम्स अपने पेपर्स में पूछता है। तभी तो जो, अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सर हमने तो हॉस्पिटल में काम ही नहीं किया, तो हमें तो हॉस्पिटल का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो हमें तो ये सारी चीजें पता नहीं है। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। नीडल स्टिक इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछा जाता है कि नीडल स्टिक इंजरी है तो उसमें कौन कौन से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, एचबीवी, एचसीवी, एचआईवी होता है, किनके कितने कितने परसेंटेज होते हैं। जब मान लो नीडल स्टिक इंजरी हो गई तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, आप क्या करेंगे एज ए नर्स। जब आपको हो जाता है तो वायरल मार के पेशेंट का भी करवाया जाता है, आपका भी करवाया जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि नीडल स्टिक इंजरी को प्रिवेंट कैसे करना है। जैसे जो नीडल होती है उसकी रिकैपिंग कभी नहीं करनी है। तो ये यही सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पीपी, क्योंकि अभी कोविड गया था रिसेंट में, तो पीपी से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चंस बने थे, उससे पहले भी बनते थे। इसमें सीक्वेंस पूछ ली जाती है कि जो पीपी किट होता है उनको पहनने की सीक्वेंस क्या होती है, डॉनिंग डॉफिंग की सीक्वेंस क्या होती है, ये सारी चीजें पूछ ली जाती है। अगेन टेम्परेचर फॉर्मूला, ये कहूंगा कि एम्स का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये, पता नहीं इसको छोड़ता ही क्यों नहीं वो, ठीक है। ये होता है ना कि टेम्परेचर का सिंपल सा फॉर्मूला था सी इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है। ये वाला जो फॉरेनहाइट होता है उसको सेंटीग्रेड में, या सेंटीग्रेड उसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था। तो ये तो आपको ये होता है ना कि आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए फॉर्मूला, आपको तो बिना पेन उठाए आंसर निकाल देना चाहिए। ऐसे इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। तो टेम्परेचर फॉर्मूला बहुत इजी क्वेश्चन है, पर क्या होता है लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती। और वो होता है ना कि बायो वाले हमें तो मैथ नहीं आती, हमने तो फिजिक्स नहीं पढ़ी, हमें तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो होता है ना कैलकुलेशन वाले तो क्वेश्चन हमारे गलत ही हो जाएंगे। बट ध्यान रखना कैलकुलेशन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करी ना इन क्वेश्चंस पे तो आप वो कहता है ना बिना पेन उठाए आप आंसर दे दोगे काम पे। और बाकी के सारे उसको गलत करके आते हैं, मुझे नहीं पता क्यों गलत करके आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईवी फ्लूइड से रिलेटेड जो हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक आइसोटोनिक फ्लूइड्स होते हैं, इसमें जो नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, रिंगर लैक्टेट जो अपने यूज करते हैं, D5 डेक्सट्रोज जो हम यूज करते हैं, ठीक है। सब में पूछा जाता है कि हाइपरटोनिक देंगे तो क्या होगा, हाइपोटोनिक देंगे तो क्या होगा, आइसोटोनिक का यूज क्या होता है, प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इनकी कंसंट्रेशन पूछ ली जाती है। कि एक बार जैसे पूछा गया था रिंगल लैक्टेट में कैल्शियम की कंसंट्रेशन पूछ ली गई थी, पोटेशियम की कंसंट्रेशन पूछ ली गई थी। तो ये आपकी कंसंट्रेशन आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, वन लाइनर इनमें क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बिल्कुल। और नेक्स्ट अगेन मैं तो कहूंगा कि ये सारे टॉपिक्स नॉर्थ साइड के फेवरेट है, इनमें से तो हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या है, ब्लड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पीआरबीसी जो होता है, एफएपी होता है ना, जो प्लेटलेट होती है, आरडीपी होती है, वो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ब्लड के प्रोडक्ट के टाइप्स होते हैं, उनको स्टोर कैसे करते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ क्या होती है, उनका यूज कैसे होता है, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर उनको ट्रांसफ्यूज करना होता है। जब उनको ट्रांसफ्यूज करते हैं तो एज ए नर्स आपको क्या मॉनिटर करना होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब रिएक्शन हो जाती है तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए। आपके आपको सिर्फ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन ही, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन में ऐसा नहीं होता कि हो सकता है आपको पहला जो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा उसको क्वेश्चन में डाल दिया, आपको जो सेकंड आपका बेस्ट एक्शन होगा उसको पूछ लिया गया हो। तो आपको हर एक चीज इसमें पता होनी चाहिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ठीक है।
और लंबर पंक्चर, अगेन लंबर पंक्चर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। मैं आईसीयू में अभी काम करता हूँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अपनी डेली लाइफ में वहाँ पे देखता हूँ, जो मैं डेली काम करता हूँ आईसीयू में, तो ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलती है। तो वहाँ से मुझे समझ में आ गया कि एम्स कुछ नहीं पूछता ज़्यादा, एम्स वही पूछता है जो एक्चुअल में रियल लाइफ में आपके काम आने वाला है, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम आने वाला है एज़ ए नर्सिंग ऑफिसर। तो लंबर पंक्चर में पोज़ीशन पूछ ली पेशेंट को कौन-सी पोज़ीशन देते हैं, ठीक है? और उसमें ये पूछ लिया कि लंबर पंक्चर कर लिया, उसके बाद में आप पोस्ट ऑप क्या करोगे? जैसे लंबर पंक्चर का प्रोसीजर हो गया, उसके बाद में पेशेंट को कौन-सी पोज़ीशन दोगे? जब लंबर पंक्चर कर रहे हो तो उस टाइम पे किन-किन चीज़ों को पर ध्यान देना है हमें, ठीक है? तो ये सारी उसकी नीडल दे दी लंबर पंक्चर के लिए, ठीक है? जो स्पिनल नीडल होती है उसकी आपको इमेज दे दी, उसपे पूछ लिया कि ये कौन-सी इमेज है, लाइक ये क्या है, क्या यूज़ है इसका? उस हिसाब से पूछ लिया। तो टॉपिक्स तो बहुत सारे भरे पड़े हैं जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, बस आपको पढ़ने की देरी है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में जो ड्रेन लगा होता है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, पोजीशन पूछ ली जाती है, कहाँ पे ड्रेन को इंसर्ट करेंगे, पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, पहले क्या पोजीशन रहेगी, आफ्टर क्या पोजीशन रहेगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम अपने को ध्यान रखनी है। सीवीपी लाइन, सेंट्रल लाइन जो इंसर्ट करते हैं, तो प्रॉक्सिमल, मिडल, जो डिस्टल पोर्ट होता है, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। सेंट्रल लाइन की जो टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, किस-किस टाइप की सेंट्रल लाइन्स होती है और उनकी साइट पूछ ली जाती है, कहाँ-कहाँ पे जैसे मोस्ट कॉमनली जो आईजेवी यूज़ करते हैं, इंटरनल जुगुलर वेन में जो इंसर्ट करते हैं, वो होती है, सबक्लेविन होती है, फेमोरल होती है। तो ये सारी पूछ लेंगे, टाइप्स पूछ लेंगे और तीनों के जो होता है ना कि प्रोज एंड कॉन्स पूछ लेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है। जैसे फीमोरल होता है तो उसमें हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब इन्फेक्शन के होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं फीमोरल में, ठीक है? सबक्लेविन पूछ लिया आपको, ठीक है? आईजेवी पूछ लिया आपको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आपकी सीवीपी लाइन होती है, ठीक है? सेंट्रल लाइन होती है, जब उसको इंसर्ट करते हैं तो उसकी टिप की पोजीशन क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? ट्रेकियोस्टोमी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रेकियोस्टोमी का पेशेंट है, आपसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं आपके लिए, जैसे ट्रेकियोस्टोमी हो रखी है, ट्रेकियोस्टोमी की पोजीशन क्या होती है, या ट्रेकियोस्टोमी किसी पेशेंट की हो रखी है, मरीज है, उसने ट्रेकियोस्टोमी को खींच के बाहर निकाल दिया, तो आप एज ए नर्स क्या करोगे? या जो उसके बेड साइड है, किसी पेशेंट की ट्रेकियोस्टोमी हो रखी है, तो उसके बेड साइड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे प्रेजेंट होने ही होने चाहिए। और जैसे मान लो कुछ भी डिस्क्लोज हो गई, उसने पूरे के पूरे जो ट्रेकियोस्टोमी की ट्यूब है उसको ही पूरे विद स्लेट उसको निकाल लिया, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्रच वॉकिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रच वॉकिंग है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट गेट होता है ना, उसके बारे में क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। एनिमा अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूंगा मैं एनिमा के लिए। एनिमा के टाइप्स आपको पता होना चाहिए, कौन सा एनिमा किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। केन की हाइट कितनी होती है, फ्लूइड कौन सा यूज किया जाता है, आपके लिए वो जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट लिस्ट थी। इसके अलावा आपको जैसे वेंटिलेटर है, तो वेंटिलेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वेंटिलेटर की सेटिंग क्या होती है, ठीक है? कोई भी वेंटिलेटर हम यूज़ करते हैं, तो उसकी सेटिंग क्या होती है? नॉर्मली ये पूछा जाता है, मोड पूछा जाता है कि कौन सी कोई भी वेंटिलेटर होता है, उसके मोड क्या होता है? और उसमें भी सबसे जो प्यारा क्वेश्चन एम्स का वो होता है कि जब वेंटिलेटर अलार्म करता है, ठीक है? तो अलार्म जो है ना, हाई पीक अलार्म होता है या लो बीटी अलार्म होता है, ठीक है? तो उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि हो सकता है सर्किट में लीक हो या सर्किट में ब्लॉकेज हो, कब आपको सेक्शन करना है, ठीक है? तो ये सारे टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ो, मैं ये रिकमेंड करूँगा कि साथ ही साथ में उनकी इमेजेस भी आप देखते जाओ, ठीक है? जितना पॉसिबल हो पाएगा हमसे एक इमेज रिलेटेड क्वेश्चंस वीडियो भी हम बनाएँगे कि जिसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इमेजेस होती है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कलेक्ट करूँगा और उनके लिए उनको आपके सामने लेके आऊँगा ताकि आप उनको एक्चुअल एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज़ कर पाओ, ठीक है? और मेरे हिसाब से आपको डरना नहीं है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो, क्योंकि जो भी मैंने बताया है, इससे बाहर तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है? और इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि अप टू 80-90% क्वेश्चंस तो यहाँ से आने ही आने हैं, चाहे आपने कुछ भी पढ़ा हो, चाहे नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपने ये टॉपिक पढ़ ली है, तो आप मैं गारंटी लेता हूँ कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एटलीस्ट इन टॉपिक्स में से जो क्वेश्चंस आए हैं, तो वो आप गलत नहीं करो। अगर आपने अच्छे से इन टॉपिक्स को पढ़ रखा है अभी तक, तो बेहतर बात है, उनको रिवाइज़ कीजिए। अगर इनमें से कुछ टॉपिक्स छूट गए, फटाफट से एनप्रेप के रैपिड रिवीजन में जाना, वहाँ से ये टॉपिक ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है? और टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और इसी तरीके से मैं नेक्स्ट और भी सब्जेक्ट्स के लिए वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ जल्दी, ठीक है? और तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।